सोते में अचानक ही मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। नींद के खुमार में मैं पहले तो कुछ न समझ पाई, मगर फिर हवास ठिकाने पर आए तो पता चला कि अम्मा सकीना किसी से बात कर रही थी। मगर दूसरी आवाज किसकी थी? आखिर कौन आया था, वो भी इतनी रात गए? मैं यही कुछ सोचते हुए उठी, शॉल ओढ़ी और सलाखों वाली खिड़की के करीब आकर पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। अम्मा सकीना सहन में चादर ओढ़े खड़ी किसी से बात कर रही थी। मगर अजीब बात थी कि वहां पर था तो कोई नहीं। फिर आखिर वो किससे बात कर रही थी? क्योंकि उनके सामने या आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं कुछ ताज्जुब में मुब्तला हो गई। मुझे लगा शायद वो नींद में चलती हुई बाहर आ गई हैं और अब नींद ही के आलम में बोल रही हैं। यही सोचकर मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया और बाहर निकल आई। मैं उन्हें अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन जो ही मैं उनके करीब गई तो मैंने उन्हें जमीन पर बैठते हुए देखा। साथ ही मेरे पैरों के करीब किसी के रोने की आवाज गूंजी। मैंने घबराकर नीचे देखा और मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा नाम अलीजा है। मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से है। मेरी वालदा मेरी पैदाइश के वक्त इंतकाल कर चुकी थी। मुझे मेरे वालिद ने ही पाला था और उनकी मोहब्बत और शफकत ने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। बाबा एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। वो चूंकि अपना काम निहायत ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते थे, इसलिए कंपनी के मालकान उनसे बहुत खुश रहते थे और उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। दिन को तो सारा दिन वो अपने दफ्तर में मसरूफ रहा करते थे और मैं कॉलेज में या अपनी सहेलियों के साथ होती। अलबत्ता शाम को उनके घर वापसी पर हम बाप बेटी मिलकर बैठते, एक दूसरे से गुफ्तगू करने के अलावा कभी लूडो खेलते तो कभी शतरंज। जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी, मगर फिर अचानक ही हालात ने पलटा खाया और वाकयात बड़ी तेजी से बदल गए। उस दिन बाबा घर वापस आए तो काफी परेशान थे। मैंने उन्हें परेशान देखा तो घबरा कर बोली, सब खैरियत तो है ना बाबा, क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? मुझे घबराया हुआ देखकर बाबा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। जाओ जल्दी से चाय बना कर लाओ मेरे लिए। बाबा ने कहा तो मैं सर हिलाते किचन में चली गई। चाय बनाकर बाबा को देने के बाद मैं उनके पास बैठ गई। आज खिलाफे मामूल वो कुछ चुप चुप से थे। कुछ देर तो मैं खामोशी से बैठी रही, फिर मैंने इसरार करते हुए कहा, बाबा, आप जानते हैं ना, आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। सच सच बताइए, क्या बात आपको परेशान कर रही है? बाबा ने मुस्कुरा कर मुझे देखा और बोले, तुमने सच कहा बेटा, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। दरअसल मेरी कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है। कुछ डीलिंग्स हैं और दूसरे भी मामलात हैं जिनसे निपटते निपटते शायद 1 डेढ़ महीना लग जाए। इसलिए मैं परेशान हूँ कि ये दिन तुम कैसे गुजारोगी। मेरा मुंह लटक गया। बाबा के बगैर तो एक दिन भी गुजारना मुश्किल था, कहाँ पूरा 1 या 1.5 महीना उनसे दूर रहना पड़ रहा था। मैंने उदासी से कहा, बाबा, क्या मुझे अकेला रहना पड़ेगा? बाबा ने कहा, नहीं बेटे, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा, लेकिन बाबा, जब आप चले जाएंगे तब तो मैं अकेली ही रहूंगी ना घर में। आप ऐसा करें, मुझे कुछ अरसे तक के लिए किसी हॉस्टल में छोड़ जाएं। जब आप वापस आ जाएंगे तब मैं दोबारा घर पर आ जाऊंगी। बाबा बोले, बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम्हें इस तरह अनजान लोगों के रहमो करम पर छोड़ जाऊं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें अम्मा सकीना के पास छोड़ जाऊं। मैं पूरी तरह चौंक उठी। अम्मा सकीना की हस्ती मेरे लिए अगरचे नई नहीं थी, मगर फिर भी उनसे मेरा तारुफ गायबाना ही रहा था। कभी रूबरू मिलने का मौका नहीं मिला था। बस बाबा की जबानी अम्मा सकीना का जिक्र सुना था, वो भी कभी कभार। मैंने पूछा, बाबा, क्या आप उन्हें यहाँ बुलाएंगे? बाबा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो कभी भी मेरे बुलावे पर यहाँ नहीं आएगी। वो इंतहाई खुददार और सख्त खातून है। बरसों गुजरने के बाद भी उनके दिल में मेरे लिए कोई नरमी नहीं आई, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ आए। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि मैं तुम्हें उनके घर छोड़ जाऊं। मैंने घबरा कर कहा, क्या क्या मुझे उनके गांव में जाना पड़ेगा? बाबा ने कहा, हाँ बेटी, मैं जाने से पहले खुद ही तुम्हें वहां छोड़ कर आऊंगा। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था गांव जाने का, मगर यहाँ पर अकेली भी तो नहीं रह सकती थी, इसलिए मजबूरन मान गई। और अगले दिन बाबा मुझे लेकर गांव रवाना हो गए। हम लोग दोपहर के वक्त गांव में पहुंच गए। मैंने गाड़ी से उतरते हुए एक सरसरी सी नजर आसपास डाली।
یہ ایک عام سا گاؤں تھا جیسے دوسرے گاؤں ہوتے ہیں۔ ہماری گاڑی دیکھ کر آس پاس کھیلنے والے کچھ بچے دوڑ کر ایک جگہ جمع ہو گئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔ میں بابا کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی اس گھر کی طرف آئی جو سب سے الگ تھلگ تھا۔ یہ مکان نیم بھگتا تھا۔ بابا نے اس کا لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوبارہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے کسی نے کنڈی کھولتے ہوئے پوچھا، کون ہے بھائی؟ بابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور سامنے ایک خاتون کھڑی نظر آئیں۔ بابا نے جو بتایا تھا اس کے مطابق تو انہیں کافی عمر رسیدہ ہونا چاہیے تھا، مگر ان کا حلیہ اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ اپنا کافی خیال رکھتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ بابا کو دیکھ کر وہ ٹھہر سی گئیں۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھے ہی جا رہی تھی۔ بابا نے سلام کیا مگر وہ چپ کھڑی تھی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد بابا نے کہا، خالہ جان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ کچھ دیر تک تو اسی طرح دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے ایک طرف ہٹ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم اندر آ سکتے ہیں۔ بابا اندر گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گھر کافی بڑا تھا جس کے چاروں طرف دیوار تھی۔ کھلا کھلا سا صحن جس میں پیپل کے 2 درخت ایک ساتھ جڑے کھڑے تھے اور ان کی چھاؤں میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ بابا نے کہا، علیزہ بیٹے، آپ یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ میں بابا کو ناراض سی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک چارپائی پر ٹک گئی۔ وہ خاتون اندر چلی گئی تھی۔ بابا نے ابھی تک ان کے بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہی اماں سکینہ ہے۔ بابا پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہے اندر۔ میں بیزاری سے آس پاس نظریں دوڑانے لگی۔ کتنا خشک اور اداس سا ماحول تھا یہاں کا، جیسے گھر نہ ہو، کوئی قبرستان ہو۔ پیپل کے پیڑ پر اس وقت کوئی بھی پرندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ کہاں وہ شہر والی کہما کہمی والی زندگی اور کہاں یہ گاؤں کا اجاڑ بے رونق سا گھر۔ اف میرے خدا، میں یہاں پر کیسے رہوں گی؟ اماں سکینہ نے جتنی سرد مہری سے ہمارا استقبال کیا تھا، اس سے لگتا نہیں تھا کہ وہ مجھے خوشی خوشی یہاں رہنے کی اجازت دے دیں گی۔ کہنے کو تو وہ بابا کی خالہ تھیں، مگر کسی رنجش کے بنا پر انہوں نے ہم سے ہر تعلق توڑ دیا تھا۔ بس بابا ہی تھے جو کبھی کبھار ٹھیٹ بن کر ان سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے تھے، لیکن مجھے وہ کبھی لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس مزاج کی حامل ہے۔ یہاں پر آ کر پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی انوکھی سی چیز ہو، کوئی پراسرار سی چیز۔ میں اس احساس کو کوئی واضح نام نہیں دے سکی، مگر کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد بابا باہر آئے اور وہ خاتون بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں نے غور سے انہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ دونوں ہی کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ بابا کے چہرے پر شرمندہ سا تاثر تھا، البتہ خاتون کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے یکسر خالی تھا، بالکل سپاٹ سا۔ میں انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا نے قریب آتے ہوئے کہا، علیزہ، یہ اماں سکینہ ہے، آؤ سلام کرو انہیں۔ میں کچھ ہچکچاتے ہوئے ان کے قریب گئی اور سلام کیا تو انہوں نے لپک کر مجھے گلے لگا لیا۔ ان کے گلے لگ کر پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے مجھے میری امی نے اپنی ممتا بھری آغوش میں لے لیا ہو۔ میں ساری جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ وہ پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر مجھ سے الگ ہو کر انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور غور سے مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے اور چہرے سے زیادہ آنکھوں میں کچھ ایسا جاہو جلال تھا کہ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ وہ میرا چہرہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولی، تیرے باپ نے جو کیا سو کیا، مگر تو میری بہن کی پوتی ہے، اس لیے میری بھی پوتی ہے۔ اس گھر میں جب تک جی چاہے رہ سکتی ہے، ہمیشہ اس گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر رک کر انہوں نے بابا کو دیکھا جو ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور بطور خاص انہیں دیکھتے ہوئے مجھ سے بولی، صرف تیرے لیے اس گھر کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ بابا نے سر جھکا لیا۔ میں نے اماں سکینہ کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اماں جی، مجھے نہیں پتا بابا کے ساتھ آپ کی کیا ناراضگی ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر وہ ہولے سے مسکرائیں۔ بابا نے کہا، اچھا خالہ جان، اب مجھے اجازت دیں، میری بیٹی آپ کے حوالے۔ اماں سکینہ نے کہا، جاؤ۔ بابا مجھے گلے لگا کر دیر تک میرے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، پھر چلے گئے۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر ایک پل کو دل چاہا انہیں روک دوں، یہاں سے جانے نہ دوں، یا پھر خود بھی ان کے ساتھ چلی جاؤں،
मगर मैं चुप खड़ी देखती रही और थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी नजरों से ओझल हो गई। अम्मा सकीना ने कतार में बने हुए 2 कमरों में से एक का दरवाजा खोला। ये भी पुराने तर्ज का सब्ज रंग का लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर एक पुराना सा जंगालो ताला लटक रहा था। उन्होंने ताला खोला और मुझे अंदर आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गई। मैंने अंदर आकर देखा, कमरा साफ सुथरा और रोशन था। पिछली तरफ 2 खिड़कियां खुलती थीं, जिनसे पीछे का आंगन नजर आ रहा था। मैंने अपने सामान वाला सूटकेस एक तरफ रख दिया। अम्मा सकीना ने कहा, तुम्हारा कमरा यही है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता, इसलिए इस कमरे को ताला लगा दिया करती हूँ। मैं बराबर वाले कमरे में रहूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आकर बता देना। मैंने सर हिला दिया तो वो बाहर चली गई। मैं कमरे में मौजूद चारपाई पर बैठ गई। मैंने अपना सामान खोलकर दीवार गिर अलमारी में रख दिया और लिबास बदलने लगी। मोबाइल उठाकर देखा, मगर उसकी चार्जिंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे चार्जिंग पर लगा दिया। बैठ बैठकर बोर हो गई तो कुछ झिझकते हुए बाहर निकल आई। बाहर वही खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। मैं मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखती घर के पिछले सहन की तरफ चली आई। वहां पर कुछ चंबेली के पौधे थे। एक बेरी का दरख्त था। चंबेली की खूबसूरत खुशबू ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं धीरे धीरे कदम उठाती उनके करीब पहुंची और उनकी दिल आवेज खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगी। चंद लम्हे तक मैं उन फूलों को देखती रही, फिर हाथ बढ़ाया कि उनमें से एक तोड़ लूं, मगर उसी वक्त किसी ने कहा, नहीं। मैंने घबरा कर देखा। मैंने सोचा कि शायद अम्मा सकीना ने मुझे तोड़ते हुए देख लिया है और अब मेरी खैर नहीं है। दिल ही दिल में मासरत के लिए अल्फाज ढूंढते हुए मैं पलटी, मगर ये क्या? वहां तो कोई भी नहीं था। मैं हैरान हैरान सी देखती रह गई। कमाल है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर किसने मुझे मना किया था फूल तोड़ने से? मैंने हैरान होकर सोचा, शायद मुझे कोई वहम हुआ था। अगर कोई होता यहाँ पर तो नजर तो आता। यही कुछ सोचते हुए मैं कंधे उचकाते हुए दोबारा फूलों की तरफ मुतवज्जे हुई, मगर एक बार फिर चौंक गई। जहां पर मैं खड़ी थी वहां से सूरज मेरी पुश्त की तरफ था, इसलिए मेरा साया सामने पड़ रहा था। मगर मेरे चौंकने की वजह वो दूसरा साया था जो मेरे साये के बराबर में खड़ा था। वो किसी मर्द का साया था, क्योंकि उसके बाल छोटे थे। वो मेरे साये के बिल्कुल बराबर नजर आ रहा था, गोया मेरे पास ही खड़ा हुआ हो। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। ये देखकर मैं बहुत खौफजदा हो गई कि मेरे पास तो दूर की बात सारे सहन में ही कोई नहीं था। बार बार तो वहम नहीं हो सकता था। वो साया एक पल के लिए भी नजरों से ओझल न हुआ। मेरे लिए अब खड़े रहना दो भर हो गया। खौफ से मेरी टांगें कांपने लगी। मैं तेजी से मुड़ी और भागती हुई उस कमरे में आ गई जहां मेरा कयाम था। चंद गहरी गहरी सांसें लेने के बाद मैं चारपाई पर गिर गई। अजीब से वाकयात से सामना हो रहा था। पहले वो पुरस्कार आवाज और अब वो बेवजूद का साया। आखिर ये सब क्या चक्कर था? क्या इस घर में कुछ था? काफी देर तक मैं यूं ही लेटी सोचती रही। सफर की थकान और जहनी पसमर्दगी दोनों ने मिलकर मेरे असाब पर अच्छा खासा असर डाला था। लेट गई तो आंखें बंद होने लगी और थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो रही थी। किसी के झंझोड़ने पर मैंने आंखें खोली तो मेरे ऊपर झुकी हुई हस्ती दूर हो गई। मैं घबराकर उठ बैठी। वो अम्मा सकीना थी जो मुझे जगा रही थी। मुझे हौकों की तरह खुद को देखता पाकर उन्होंने कहा, क्या सारी रात उल्लू की तरह जागना है जो अभी तक सो रही हो? सारी नींद अभी पूरी कर लोगी तो रात में क्या खाक सोओगी? मैंने खिड़की से देखा। वाकई अब तो रात होने वाली थी। सूरज ढल रहा था। मैंने कुछ शर्मिंदगी से कहा, जी, वो बस जरा देर को लेटी तो आग लग गई। उन्होंने सपाट सी आवाज में कहा, खैर है, कोई बात नहीं। अजान होने वाली है, वज़ू करना हो तो आ जाओ, जगह दिखा दूं। मुझे एक बार फिर शर्मिंदगी ने आ घेरा। मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, बस कभी कभार पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना छोड़ देती थी। अम्मा सकीना की बात पर इसीलिए कुछ शर्मसार हो गई, मगर उन पर कुछ जाहिर नहीं किया और उठते हुए बोली, चले अम्मा जी। वो मुझे दूसरी तरफ ले आई जहां एक कोठरी सी बनी हुई थी। सामने हैंडपंप लगा हुआ था। मैंने वहां से वज़ू किया, जबकि अम्मा सकीना मिट्टी के एक कूजे में पानी लेकर एक तरफ बैठ गई और वज़ू करने लगी। वज़ू के बाद हम दोनों सहन में आए। अम्मा सकीना अंदर से 2 चाय नमाज लेकर आई और हम दोनों नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गईं। नियत करते ही मुझे सरसराहट की सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे पीछे बहुत से लोग खड़े हों। सब कुछ अजीब सा लग रहा था।
न जाने यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा था और किस वजह से हो रहा था। इसी गुमगो के आलम में मैंने नमाज पढ़कर मुकम्मल की। सलाम फेर कर पीछे देखती थी तो कुछ नजर न आता। दोबारा रकात पढ़ने के लिए खड़ी होती तो वही सरसराहटें सुनाई देती, जैसे बहुत से लोग उठ या बैठ रहे हों। नमाज खत्म करने के बाद अम्मा सकीना ने तस्बीह उठा ली और कोई विर्द पढ़ने लगी। उनके चेहरे पर उस वक्त इतना सुकून था कि मैं मबहूत सी देखती रह गई। एक अजीब सा नूर था जिसने उनके चेहरे के गिर्द हाला बनाए रखा था। मैं खामोश बैठी देखती रही, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त गहरे अंधेरे में ढल गया। उन्होंने अपना विर्द मुकम्मल करके तस्बीह कलाई पर लपेट ली और चाय नमाज समेटने लगी। मैं अभी तक अम्मा सकीना को ही तके जा रही थी। अम्मा सकीना की आवाज ने मेरी महूयत को तोड़ा। उन्होंने कहा, अलीजा, अलीजा। मैं हड़बड़ा कर रह गई। मैंने घबराते हुए लहजे में जवाब दिया, जी अम्मा सकीना। अम्मा सकीना ने सर्द सी आवाज में कहा, क्या हुआ है? कब से आवाज दे रही हूँ, तुम पता नहीं किन सोचों में गुम हो। मैं शर्मिंदा सी हो गई थी उनकी बात सुनकर। मैंने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अम्मा सकीना ने मुझसे चाय नमाज लेते हुए कहा, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं उनके सर्द सपाट रवैये को कब से महसूस कर रही थी। मैं जब से यहाँ आई थी तब से उनके रवैये में सर्द महरी नजर आ रही थी, मगर मैं सब कुछ नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई थी क्योंकि उस वक्त मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही थी। मैं कमरे में बैठकर इंतजार करने लगी कि कब अम्मा सकीना खाना बनाएंगी, मगर चंद लम्हे बाद उनको खाने समेत कमरे में दाखिल होते देखा तो मैं हैरानी से सोचने लगी कि ना मैंने अम्मा सकीना को चूल्हा जलाते देखा, ना ही खाना वगैरह की तैयारी करते। फिर इतनी जल्दी खाना कैसे और कहाँ से आ गया? मैं उन्हें देखकर इन्हीं सोचों में थी जब अम्मा सकीना ने कहा, सीधी होकर बैठो, खाना रखूं। मैं चौंक कर सीधी हो गई। अम्मा सकीना ने मेरे सामने प्लेटें रखी और डोंगे का ढकना हटाया तो मैं आंखें फाड़े डोंगे को देखकर रह गई। उसमें मुर्गी का सालन मौजूद था। मेरे सामने घर में न कोई आया, ना ही कहीं से गोश्त आया, ना ही मैंने अम्मा सकीना को कुछ बनाते या पकाते देखा था। तो फिर ये मुर्गन खाने कहाँ से यहाँ आए? बहरहाल अम्मा सकीना से पूछती तब भी उन्होंने मुझे कौन सा बता देना था। मैं कंधे उचकाकर खाना खाने लगी। खाना बहुत अच्छा और मजेदार बना हुआ था। मैंने डट कर खाया था। फिर मैं हाथ मुंह धोने किचन में आ गई। अम्मा सकीना बर्तन उठाने लगी। मैंने उनसे कहा, आप रहने दें, मैं बर्तन धो लेती हूँ, मुझे बस रखने की जगह बता दें। अम्मा सकीना ने खुश्क लहजे में कहा, तुम आज के दिन मेरी मेहमान हो, इसलिए आज मैं खुद सब करूंगी। कल जो काम करने का दिल करे अपनी मर्जी से कर लेना। मैं उन्हें देख कर रह गई। अम्मा सकीना बर्तन उठा के ले गईं और मुझे सोने का कहा और खुद सहन में लगे हैंडपंप से बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद वो हाथ पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ चली गईं। मैंने चार्जिंग पर लगा हुआ मोबाइल उठा लिया था। कुछ देर तक तो मैं अपनी कॉलेज के दोस्तों से बातें करती रही। वो भी मेरी अचानक गांव आने की वजह से मुझसे नाराज थी। बड़ी मुश्किलों से उन्हें मनाया था। उनसे गपशप में बहुत रात बीत चुकी थी। गांव में 9 बजे से ही सन्नाटा छा जाता था। सवेरे ही लोग सर्दी की वजह से बिस्तरों में दबक जाते थे। दोस्तों के साथ बातों में काफी देर हो गई थी। मैंने उठकर दरवाजा बंद किया और सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे किसी की धीरे धीरे से बातें करने की आवाजें सुनाई दी। मैं बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई, मगर फिर हर तरफ खामोशी छा गई थी। शायद ये सब मेरा वहम था। मैं वापस बिस्तर पर लेट गई। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मेरी नींद फिर से टूट गई। मैं ये सोच रही थी कि किस वजह से मेरी आंख खुली है कि मैं साकत रह गई, क्योंकि मुझे बाहर सहन में किसी के चलने फिरने की वाज़ेह आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई खुद को घसीट घसीट कर चल रहा हो। दम साधे बिस्तर पर पड़ी रही। हलक में अलग से मारे प्यास के गोया कांटे चुभ रहे थे, मगर मैं मारे डर के बाहर देख भी नहीं रही थी। कजा के बाहर जाकर पानी पीऊं। वो सारी रात मैंने इसी तरह डरते हुए गुजारी। सुबह फजर की अजान के साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फौरन उठकर बैठ गई और दरवाजे के पास आ गई। दरवाजे के बाहर अम्मा सकीना खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और उनके साथ वजू करने लगी। वजू करने के बाद हमने कमरे ही में फजर की नमाज पढ़ी। आज भी कल की तरह मुझे अपने पीछे सरसराहटें सुनाई दी, मगर नजर कोई भी नहीं आता। न जाने क्या माजरा था। मैंने अम्मा सकीना की तरफ देखा, मगर उनके चेहरे पे वही बेनियाजी दिखाई दे रही थी।
जैसे वो इन सब की आदी हो। नमाज के बाद मैं उनके साथ एक कोठरी में आ गई जो उनका किचन था। वहां मिट्टी के चूल्हे में आग जल रही थी। अम्मा सकीना खुश्क लकड़ियां आग में डालकर आग तेज करने लगी। मैं आग पर हाथ तापने लगी। सर्दी की वजह से मेरे हाथ यख ठंडे हो रहे थे। अम्मा सकीना ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, अलीजा, लगता है तुम सारी रात सोई नहीं हो। मैंने कहा, जी वो बस नई जगह है ना, शायद इसलिए ठीक से नींद नहीं आई। अम्मा सकीना ने बस एक लंबी सी कर दी और दोबारा रोटियां बनाने में मसरूफ हो गई। रोटियां बनाकर उन्होंने देगची में चाय का पानी चढ़ा दिया। जरा देर बाद चाय बन गई तो उन्होंने प्याला में डालकर चाय और 2 रोटियां मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। काफी देर तक हम दोनों सर्दी के बायस चूल्हे के सामने बैठे रहे। फिर मैंने बर्तन उठाए और धोने के लिए हैंडपंप की तरफ ले गई। बर्तन धोने के बाद मैं उन्हें उठाकर लेकर जा रही थी कि अचानक ही दोबारा हैंडपंप के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने यूं ही पलट कर देखा और ये देखकर हक्की पक्की रह गई कि वहां पर था तो कोई नहीं। फिर ये नल का आखिर कैसे चल रहा था? खुद ब खुद तो नहीं चल सकता था। आखिर कौन है जो इसे चला रहा है? मुझे बेहद डर लगने लगा। मैं तेज तेज कदम उठाती बावर्ची खाने में चली आई। बर्तन एक तरफ रखे और हाँफते हुए बैठकर सोचने लगी। कुछ था यहाँ पर, ना समझ में आने वाला। जरा दिन चढ़ा तो बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई और थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़की जो तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी अंदर आती नजर आई। उसने मुतजस्सिस नजरों से मुझे देखा और जोरदार आवाज में सलाम किया। उसके हाथ में एक ढकी हुई प्लेट थी। वो उसने अम्मा सकीना के हवाले की। अम्मा सकीना ने एक नजर उसको देखा और फिर कहा, अरे गोरी, तुम बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। माँ कैसी है तुम्हारी? गोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है अम्मा जी, आपको सलाम दे रही थी। अम्मा सकीना ने सर हिलाया तो गोरी ने फिर पूछा, अम्मा जी, ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा इसको। अम्मा जी ने मुझ पर एक नजर डालते हुए कहा, ये मेरे भांजी की बेटी है, चंद दिन के लिए रहने आई है मेरे पास। अच्छा अच्छा, गोरी ने दिलचस्पी से मुझे देखते हुए कहा। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम अलीजा है, तुम्हारा नाम गोरी है ना? मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाते हुए बोली, मेरा असल नाम फरीदा है, पर मेरी गोरी रंगत की वजह से सारे गांव के लोग मुझे गोरी कहकर बुलाते हैं। गोरी बड़ी दिलचस्प शख्सियत की हामिल थी। उसके साथ बातें करके मेरी बोरियत बड़ी हद तक दूर हो गई। अगर उसे बोलने वाली मशीन कहा जाए तो बेजाना होगा। हर वक्त पटर पटर करती रहती थी। मेरी और उसकी अब अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अम्मा सकीना ने मुझे उससे बातचीत करने से तो ना रोका, मगर वो खुद बहुत कम बोलती थी। एक रोज गोरी ने कहा, अलीजा, गांव देखा है कभी? मैंने डफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं गोरी, बाबा मुझे यहाँ पर तो कभी नहीं लाए थे। अब आई हूँ तो बस अम्मा सकीना के ही घर तक महदूद हूँ, कहीं गई ही नहीं। गोरी ने फौरन ही अपनी खिदमत पेश करते हुए कहा, लो भाई, मेरे होते हुए तुमने गांव नहीं देखा? ऐसा कैसे हो सकता है भला? चलो अभी चलो, मैं तुम्हें सबसे पहले गांव के हरे भरे खेत दिखाती हूँ। मेरा दिल भी घूमने फिरने के लिए मचल गया। मैंने अम्मा सकीना से इजाजत मांगी तो चंद लम्हे तक सोचने के बाद मुझे इजाजत मिल गई। मैं और गोरी खुशी खुशी बाहर निकल गईं और खेतों का रुख कर लिया। गांव की हकीकी खूबसूरती तो उन खेतों में ही थी। बहुत देर तक हम उनमें घूमते रहे। फिर सूरज ने वापसी का सफर शुरू कर दिया तो हम लोग भी वापस हो लिए। गांव के लोग कसियां और कदाले कांधों पर रखे अपने अपने घरों को जा रहे थे। मैं सूरज के डूबने का नजारा करने लगी। यहाँ से वो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। गोरी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो भाई एलिजा, रात गुजारनी है क्या इधर? मैं बादल ख्वास्ता पलट गई। मेरे सामने से अचानक ही कोई मोटरसाइकिल आ रुकी। हम घबराकर जरा पीछे हुए तो बदहवासी में मेरा पैर किसी चीज में उलझ गया और मैं धड़ाम से नीचे जा गिरी। मोटरसाइकिल वाला लंबी लंबी दाढ़ी मूंछों का मालिक एक 28-30 साल जवान आदमी था। उसके लंबे बाल भी चेहरे के इर्द गिर्द लहरा रहे थे। पहली नजर में वो कोई डाकू मालूम होता था। वो जल्दी से उतरकर मेरे करीब आया और मेरे पास आकर झुकते हुए बोला, ओ खैर हो जी, गिर गए हो आप? आए, मैं सहारा दे देता हूँ। उसका बात करने का तरीका इतना घटिया था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा, खबरदार, दूर रहो मुझसे। देखकर बाइक नहीं चला सकते? सामने से कोई आ रहा है ये भी नजर नहीं आता तुमको? उसके चेहरे का रंग बदल गया।
एक लम्हे को तो लगा था जैसे वो गुस्से से फट पड़ेगा, मगर फिर उसकी कैफियत यकसर बदल गई। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर अपने भद्दे होठों पर एक मकरूह मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, सोनियो, इतना गुस्सा और गुरूर तो बनता है। उसकी बात सुनकर साथ मौजूद गोरी का रंग पीला पड़ गया और उसके चेहरे पर खौफ छाने लगा। उसने जल्दी से मुझे बाजू से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए बोली, चल अलीजा, घर चल, फजूल की बहस में मत पड़। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसे मजीद खरी खरी सुनाऊं, मगर गोरी के खींचने पर चल पड़ी। लेकिन अगला कदम उठाते ही मेरे मुंह से एक कर्कनाक सिसकी निकल गई। पैर में मोच आ गई थी और अब चला नहीं जा रहा था। वो हुंडा नुमा शख्स फिर आगे बढ़कर बोला, ओ जी, मेरी स्कूटर किस लिए है? चलो मैं तुम्हें इस पे बिठा के लिए चलता हूँ। गोरी ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं ले जाऊंगी इसे, शुक्रिया तुम्हारा। उसने मायने के इस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बैठ चुकी हो इस पर गोरी, तुम्हें थोड़ी ही बिठाऊंगा। मैं तो तुम्हारी सहेली को ही ऑफर कर रहा हूँ बस। गोरी के चेहरे पर अजीब सी कैफियत नजर आई। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उस वक्त वो उस हंसती खिलखिलाती गोरी से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी जिससे मैं वाकिफ थी। उसने मुझसे अपनी नजरें चुरा लीं। वो हुंडा नुमा शख्स आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, ओ चलो जी। मेरा खून खौल उठा। मैंने आओ देखा न ताओ कस के एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और खौफनाक नजरों से घूरने लगा। गोरी पत्ते की तरह लरस रही थी। उसने तेजी से मेरा बाजू पकड़ा और खींचते हुए बोली, चल अलीजा चल। मैं उसे घूरते हुए चल पड़ी। वो हुंडा नुमा शख्स अपने गाल पर हाथ रखे हुए मुझे देखता रहा, फिर बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, देख लूंगा तुझे। इस थप्पड़ का बदला तो जरूर लूंगा तुझसे अलीजा बीबी। लगता है मुझे नहीं जानती हो तुम। वो बाइक को उड़ाता हुआ चला गया। गोरी खाली खाली नजरों से उसे जाते देखती रही। मुझे गोरी के इस रवैये से सख्त उलझन हो रही थी। आखिर वो इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किए हुए थी? मैंने उससे सवाल पूछा, गोरी, क्या हुआ है तुझे? ऐसे क्यों कर रही हो? वो डबडबाती नजरों से मुझे देखते हुए बोली, क्या जरूरत थी तुझे थप्पड़ मारने की? क्यों दुश्मनी मोल ली तूने इससे? मैंने हैरत और गुस्से से कहा, तो क्या करती? बैठ जाती उसके साथ कि वो जहाँ चाहे मुझे ले जाता। गोरी सख्त परेशानी के आलम में बोली, हाँ तो आराम से ही मना कर देती ना, थप्पड़ मारना जरूरी तो नहीं था। अब वो और वहशी बन जाएगा। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। मैंने पूछा, क्यों? वो कोई डाकू है जो उससे डरना चाहिए था मुझे? और हाँ, उसका क्या मतलब था कि तू बैठी थी उसकी बाइक पे? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? गोरी ने मुझे सहारा देते हुए कहा, चलो अलीजा, घर चलो, फिर तुझे इस बारे में सब कुछ बताती हूँ। उसके इसरार पर मैं खामोशी से लंगड़ाते हुए चलने लगी। घर पहुंचने तक रात का अंधेरा छा चुका था। वो मुझे दरवाजे पर छोड़कर ये कहकर चली गई कि कल मैं तुझे इस बारे में सब कुछ बता दूंगी। अभी बहुत रात हो गई है और मुझे घर जाना है। मुझे कुछ कहने का मौका दिए बगैर वो चली गई तो मैं अंदर आ गई। मुझे लंगड़ाते हुए देखकर अम्मा सकीना के चेहरे पर तशवीश की परछाइयां लहराने लगी। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ है अलीजा? ऐसे क्यों चल रही हो? मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा जी, पाँव मुड़ गया था, मोच आ गई है शायद। वो मुझे सहारा देकर अंदर कमरे में ले गई और चारपाई पर बिस्तर लगाकर लेटने का कहते हुए बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो खाना ले आई। मैंने झिझकते हुए कहा, अम्मा जी, आप मेरे साथ नहीं खाएंगी? उन्होंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैं अफसुर्दा सी होकर रह गई। वो बाहर चली गई, लेकिन फिर जाते जाते पलट कर बोली, अलीजा, तुम पिछले शहर में चंबेली के फूलों के पास गई थी और वहां से कोई फूल तोड़ा था? मैं हक्की बक्की से होकर उन्हें देखने लगी। उन्हें कैसे पता चला? मैंने थूक निकलकर हलक तर करते हुए कहा, जी, लेकिन मैंने फूल नहीं तोड़ा था। किसी ने अचानक ही ये कह दिया था कि नहीं, मगर कहने वाला नजर नहीं आया था। उनके चेहरे पर शदीद नागवारी नजर आने लगी। उन्होंने खुश्क आवाज में कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? मुझे कोई जवाब नहीं सूझा। मैं चुप होकर उन्हें देखने लगी। आइंदा मत जाना वहां पर। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रहीं और मैं उनके बोलने का इंतजार करती रही, मगर उन्होंने मजीद कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गईं। मैं कुछ हैरान और परेशान सी हो गई थी। न जाने ये सब क्या चक्कर था। कुछ भी समझ न आया तो मैंने खाना खाया और लिहाफ में लिपट कर सो गई। सोते में अचानक ही मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी।
نیند کے خمار میں پہلے تو کچھ نہ سمجھ پائی، مگر پھر حواس ٹھکانے پر آئے تو پتہ چلا کہ اماں سکینہ کسی سے بات کر رہی تھی، مگر دوسری آواز کس کی تھی؟ آخر کون آیا تھا؟ وہ بھی اتنی رات گئے؟ میں یہی کچھ سوچتے ہوئے اٹھی، شال اوڑھی اور سلاخوں والی کھڑکی کے قریب آ کر پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ اماں سکینہ صحن میں چادر اوڑھے کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی، مگر عجیب بات تھی کہ وہاں پر تھا تو کوئی نہیں، پھر آخر وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ کیونکہ ان کے سامنے یا آس پاس تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ تعجب میں مبتلا ہو گئی، مجھے لگا شاید وہ نیند میں چلتی ہوئی باہر آ گئی ہیں اور اب نیند ہی کے عالم میں بول رہی ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا اور باہر نکل آئی۔ میں انہیں اندر لے جانا چاہتی تھی، لیکن جو ہی میں ان کے قریب گئی تو میں نے انہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے دیکھا، ساتھ ہی میرے پیروں کے قریب کسی کے رونے کی آواز گونجی۔ میں نے گھبرا کر نیچے دیکھا، میرے قدموں کے قریب ایک گڈا کھڑا تھا، لیکن وہ گڈا کسی جیتے جاگتے انسان کی طرح رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں چارپائی پر پڑے پایا۔ چند لمحے بعد دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو مجھے وہ گڈا یاد آیا اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اماں سکینہ میرے برابر میں بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھوں میں ایک تسبیح تھی جس کے دانے گھماتے ہوئے وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے اٹھتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ روک لیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیسی ہو اپلیزا؟ ان کی آواز میں نرمی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ اماں سکینہ کا مزاج بھی عجیب تھا، کبھی تو بے پناہ پیار کا مظاہرہ کرتی اور کبھی اتنی سرد مہری دکھاتی کہ دل ہی کٹ کر رہ جاتا تھا، لیکن اب میں ان کے اس دھوپ چھاؤں کی طرح بدلنے والے مزاج سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اسی لیے میں نے پوچھا، اماں سکینہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے لہجے کی سختی سے انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ کوئی خاص بات ضرور ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے تحمل سے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، اماں جی میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، بابا کے ساتھ آپ کی ناراضگی کی وجہ، یہاں پر ہونے والی پراسرار حرکتیں، اور جو رات دیکھا تھا میں نے وہ کیا ہے، یہ سب۔ اور مجھے آپ کچھ کیوں نہیں بتاتی؟ چنبیلی کے پھولوں میں کون سا راز چھپا ہوا ہے جو آپ نے مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا تھا؟ مجھے سب کچھ جاننا ہے اماں جی، خدا کے لیے مجھے بتائیے سب کچھ۔ اماں سکینہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھڑتے ہوئے خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہیں۔ میں بہت دیر تک ان کے بولنے کی منتظر رہی، مگر وہ چپ رہیں تو تنگ آ کر میں باہر چلنے لگی، مگر اسی وقت اماں سکینہ کی آواز ابھری، کلثوم میری اکلوتی اولاد تھی۔ میرے قدم رک گئے، میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ اس وقت اماں سکینہ کے چہرے پر کچھ ایسا درد بھرا تاثر تھا کہ جسے دیکھ کر میرا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ میں خاموشی سے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور ان کی بات سننے لگی۔ کلثوم میری اکلوتی بیٹی تھی، بہت ناز و نام سے پالا تھا میں نے اسے۔ اس کا باپ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، مگر میں نے اسے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، اس سے جو آمدنی ہوتی اسی سے میرے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ تمہاری دادی میری بڑی بہن تھی، وہ بیاہ کر دوسرے گاؤں میں چلی گئی تھی، مگر ہم لوگ ملتے رہتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب وہ اپنے شوہر اور بیٹے کو لے کر آ رہی تھی، ان کی بس الٹ گئی اور حادثے میں ان کا اور تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا۔ تمہارے ابا بھی بہت زخمی ہوئے تھے، مگر ان کی جان بچ گئی تھی۔ ماں باپ کی موت کے بعد ان کے گھر میں تمہارے دادا کے بھائی نے قبضہ کر لیا تھا اور معصوم بھتیجے کو گھر سے نکال دیا۔ وہ میرا بھانجا تھا، میری بہن کی آخری نشانی۔ میں اس کی دربدری نہیں دیکھ سکی اور اسے اپنے پاس لے آئی۔ میں نے اس میں اور کلثوم میں کوئی فرق نہیں رکھا اور اپنے بچوں کی طرح اسے پالنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان ہو گئے اور مجھے علم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسی لیے میں نے خوشی خوشی ان کی منگنی کر دی۔ تمہارا باپ پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا اور وہاں کی ہوا نے اسے کلثوم کے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری ماں سے ملنے کے بعد وہ ایک بار واپس آیا اور یہ کہہ کر منگنی توڑ دی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، کلثوم سے نہیں۔ وہ تو چلا گیا مگر کلثوم اسے بھول نہیں پائی۔ اس کے فراق میں گھل گھل کر وہ بیمار ہو گئی اور ایک دن بستر پر گری تو پھر اٹھ نہ سکی۔ میرے دل میں تمہارے باپ کے لیے نفرت اور غصہ بڑھ گیا، کیونکہ اسی کی وجہ سے میری کلثوم کا یہ حال ہوا تھا۔ اس کی موت نے دنیا سے میرا دل اچاٹ کر دیا۔
मैं सुबह और शाम इबादत में मसरूफ रहने लगी और फिर मुझे महसूस होने लगा कि मेरी नज़रों से बहुत से इसरार के पर्दे हटने लगे। मुझे वो मखलूक भी नजर आने लगी जो किसी और को नजर नहीं आती थी। हाँ, तुम सही समझी हो। रात में तुमने जो गुड्डा देखा था वो दर हकीकत जिन्नात का बच्चा था जो रो रहा था। चंबेली के फूलों के पास जाने से इसलिए रोका है कि वहाँ जिन्नात की एक पूरी आबादी रहती है और वो वहाँ पर किसी इंसान का आना जाना पसंद नहीं करते। और यहाँ पर जो अजीब और पुरस्कार सी हरकतें होती नजर आती है ना तुम्हें, वो भी सब उन्हीं की वजह से है। वो खामोश हो गई। बाबा के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत धचका लगा था। उन्होंने इस बारे में कभी नहीं बताया था। मैं उनकी तरफ से माजरत करने के लिए अल्फाज जोड़ रही थी, मगर अचानक ही दरवाजा एक धमाके से खुल गया। हम दोनों चौंक गईं। अच्छी कहानी सुनाई है बुढ़िया। अब समझ में आया गांव वाले तेरा इतना एहतराम क्यों करते हैं। यही कहानी सुना सुनाकर उनको भी मुट्ठी में रखा हुआ है तूने। दरवाजे पर वही गुंडानुमा शख्स खड़ा था जिससे शाम को मुठभेड़ हुई थी। उसके हाथ में पिस्तौल था। अम्मा सकीना ने गुस्से से कहा, मियां दाद, ये क्या बदतमीजी है, इस तरह क्यों आए हो? वो खबासत से मुस्कुराते हुए बोला, ये तो अपनी पोती से पूछो, बहुत गर्मी चढ़ी हुई है इसको, रास्ते में आते जाते थप्पड़ मारती है, इसीलिए आया हूं ताकि इसकी गर्मी उतार दूं। मैं सहम कर पीछे हट गई। उसकी बदनीयती वाज़ेह हो चुकी थी। अम्मा सकीना ने मेरी ढाल बनते हुए कहा, मियां दाद, अगर तूने इसे उंगली भी लगाई तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। मियां दाद ने उन्हें तहकीर भरी नजरों से देखते हुए कहा, अबे हट बुढ़िया। ये कहते हुए उसने उन्हें धक्का दिया, मगर गिरने से पहले ही किसी नादीदा हाथ ने उन्हें थाम लिया। अगले लम्हे मियां दाद को अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा और साथ ही वो जमीन से ऊपर उठने लगा। अम्मा सकीना के मददगार जिन्नात हरकत में आ गए थे। वो शायद उसे जान से ही मार देते, मगर अम्मा सकीना ने ऐसा करने से मना कर दिया। अलबत्ता जिन्नात ने उसके हाथ पांव तोड़कर उसे नकारा जरूर बना दिया था। यही वजह थी कि अब वो किसी और लड़की को बुरी नजर से देखने के काबिल नहीं रह गया था। और उसकी इस हालत की सबसे ज्यादा खुशी गोरी को हुई थी, क्योंकि चंद माह कबल मियां दाद ने उसको बेआबरू किया था, मगर वो बदनामी के खौफ से खामोश रही। बाबा के वापस आने के बाद भी मैं अम्मा सकीना को छोड़कर नहीं गई, बल्कि उन्हें भी अपने साथ ही रहने पर मजबूर कर दिया। मैं उनके लिए कुलसूम तो नहीं बन सकती थी, मगर किसी हद तक उनकी बेटी की कमी जरूर पूरी कर सकती थी। और अम्मा सकीना के अंदाज में छलकती मोहब्बत ने मुझे ये जरूर बता दिया था कि मेरी ये कोशिश रायगा नहीं गई।